डोडो टीवी। खूब तेज बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। रिजॉर्ट के अंदर एक रूम में टेबल के चारों तरफ 4 दोस्त अनूप, आराधना, प्रिया और हर्ष बैठे हैं और लूडो खेल रहे होते हैं। तभी अनूप की नजर खिड़की के कांच पर पड़े एक शैडो पर जाती है। कौन है वह? हार रहे हो तो अब क्या बहानेबाजी करोगे तुम? वहां कोई है? हर्ष ने भी पलट कर देखा, उसे कुछ न दिखा। तो वो जाकर खिड़की खोल देता है। रुको, मैं देखता हूं। अरे वॉचमैन होगा। तुम लोगों को खेलना है या मैं सोने जाऊं? कल फिर रानी रूपकला का किला भी तो देखने जाना है। ये चारों दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। लंबे वक्त से प्लान कर रहे थे, तब जाकर एक हफ्ते के इस ट्रिप पर आए थे। ऑफिस में शाम से ड्यूटी पूरी करके निकले थे। रात काफी हो गई थी। तो रास्ते में एक रिजॉर्ट में रुक गए थे। केयरटेकर ने उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया था और घर चला गया था। वो लोग खा पीकर लूडो खेल रहे थे। तभी लाइट चालू बंद होने लगी। चार दोस्त एक रिजॉर्ट में और साथ में एक आत्मा। ट्रिप कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना। पागल हो गई है क्या? मुझे डर लग रहा है। प्रिया, तू ना रहने दे, उसको डरा कर पागल मत कर, समझी? क्यों, तू भी डर गया क्या? तभी ऊपर लटका हुआ झूमर जोर जोर से हिलने लगा। वो चारों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, पर दरवाजा झटके से बंद हो जाता है। यार, ये हम कहां फंस गए? यहाँ रुके ही क्यों? तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तो पक्का डर से आज ही मर जाऊंगी। तभी एक काला साया आकर उन 4 लोगों की ओर चक्कर लगाने लगता है। वो लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वॉचमैन खिड़की के अंदर झांकता है। ये सब देखकर वो जल्दी से रिजॉर्ट के मालिक को कॉल करता है। मालिक, लगता है वो फिर से आ गई है। रुको, मैं तांत्रिक को भेजता हूँ। मालिक, जल्दी भेजिए, बच्चे अंदर फंसे और बहुत चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ। इधर रिजॉर्ट के अंदर का माहौल और डरावना होता जा रहा है। वो चारों जहां तहां उस हॉल में कभी इस कोने से कभी उस कोने में हो रहे थे। उन्हें कभी कोई कंकाल उनकी तरफ आता हुआ दिखता, तो कभी धुआं। तांत्रिक बाबा उस रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। तांत्रिक जी, देखिए ना, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। तुमने उन्हें यहाँ रुकने क्यों दिया? रात ज्यादा हो गई थी, लड़कियां थी तो कैसे मना करता? फिर आपको तो पता ही कि दूर दूर तक इनको कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं मिलता। कितनी बार कहा है, यहाँ सिर्फ परिवार वालों को रखा करो। इस तरह लड़के लड़कियों को जब भी रखते हो तभी ये सब होता है। आप जल्दी अंदर चलिए, बच्चे डर गए हैं। तांत्रिक जाकर दरवाजे के पास खड़ा होता है और कुछ मंत्रोच्चारण करता है। झटके से दरवाजा खुल जाता है। तांत्रिक और वॉचमैन अंदर जाते हैं। यहां वहां धुएं की तरह घूम रही वो आत्मा झूमर से लटकते हुए दिखाई देती है उन्हें। वो एक डरावनी आत्मा थी। वो उन चारों को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, पर तांत्रिक को देखकर
उसे गुस्सा आ जाता है। तांत्रिक तू आ गया, अभी तो मुझे खेलना था इन लोगों के साथ। तू अपनी दुनिया में क्यों नहीं चली जाती? मैं तुझे मुक्त कर दूं। देख इनके चेहरे, इन पर जो डर दिख रहा है ना, वो मेरी ताकत है, उसी से मुझे खुशी मिलती है। तो मैं मुक्त होकर क्या करूंगी? ये दुनिया तेरी नहीं है, तू चली जा वापस। ये क्या मजाक चल रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना तांत्रिक जी। तभी वो आत्मा हर्ष पर कूद जाती है और उसके पेट पर सवार हो जाती है। उसे वो जोर से जकड़ लेती है। बाकी तीनों पीछे हटकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तांत्रिक जी प्लीज हर्ष को बचाइए, वो मार डालेगी। दुष्ट आत्मा, छोड़ दे उसे। उन तीनों को अपने साथ ले जा, इसे मेरे लिए यहीं छोड़ दे। तू नहीं मानेगी। ये जंगल और ये रिजॉर्ट मेरा है। जब कोई परिवार आता है तो मैं शांत रहती हूँ ना। आज इतने दिनों बाद तो मुझे कोई मिला है, अब मैं नहीं जाने दूंगी इसे। हर्ष खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उस आत्मा के चंगुल से खुद को नहीं छुड़ा पाता। तांत्रिक अपने थैले से एक कांच की बॉटल निकालते हैं। तू मान नहीं रही ना, अब तुझे कैद करना ही पड़ेगा। तांत्रिक रुक जा तू। तांत्रिक मंत्र शुरू करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। वो आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे धुआं बनने लगती है वो। तांत्रिक बस आज रात भर का समय दे मुझे, आज मुझे कैद मत कर। ये बोलते बोलते वो हर्ष को छोड़ देती है और हवा बनकर उस कांच की बोतल में समा जाती है। तांत्रिक मंत्र बुदबुदाते हुए उस बोतल का ढक्कन लगा देते हैं। हर्ष उसके चंगुल से छूटते ही बेहोश हो जाता है। वॉचमैन पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाता है। माफ कीजिएगा, इस आत्मा की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। सब जानते हुए आपने हमें यहाँ रुकने कैसे दिया? अभी हम लोग मर जाते तो? नहीं, आज तक इस आत्मा ने किसी को नहीं मारा। ये तो उल्टा जंगल में खो जाने वाले लोगों की मदद करती है। ये इसी गांव की एक अनाथ बच्ची थी जो गांव के पुजारी के यहाँ रहती थी। जंगल में एक बार सांप के डर से भागते हुए एक कार के आगे आ गई। उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। कार में आप जैसे लड़के लड़की ही थे। इसी रिजॉर्ट में लेकर आए थे वो लोग। गलती किसी की नहीं थी, पर तब से जब भी लड़के लड़कियों का कोई भी ग्रुप इस रिजॉर्ट में आता है तो वो अतृप्त आत्मा उन्हें परेशान करती है। अब आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वॉचमैन, कल तुम हवन की तैयारी रखना। मैं इस घर को बांध दूंगा, फिर ये कभी यहाँ किसी और को परेशान नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो तांत्रिक उस बोतल को लेकर चले जाते हैं। वो चारों खुद को संभालते हैं। वॉचमैन उन लोगों की सेवा में लग जाता है। राजपुर गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां के लोगों का मुख्य धंधा मछली पालन और खेती था। उस दिन जब रामू किसी काम से शहर से साइकिल से वापस आ रहा था, तब आते समय साइकिल पंचर हो गई थी। देर भी हो गई थी। रामू जब अपने घर पहुंचने ही वाला था कि एक साया उसकी गर्दन पकड़ कर गिराते हुए, पूरे गांव वालों को कह दो
रात को घर से बाहर निकलते ही मैं उनका खून पी जाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चुप रहो। थोड़ी देर में रामू की गर्दन में दांत लगाकर खून पी गया था। जब बनवारी उनका पड़ोसी उधर से निकला तो, अरे बनवारी, घर भाग जाओ, किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में खबर फैला दो और शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। कहते कहते रामू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरे बंद करो ये सब गाना बजाना। रामू को तो किसी ने बात दिया है और वो कह रहा था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह रो धोकर बेटी की शादी दिन में ही कर दी गई थी। ऐसे ही एक दिन कल्लू मछुआरा जब मछलियां पकड़कर वापस आ रहा था तो देर हो गई। अचानक लगा कि मछलियों का बोझ भारी हो गया है। जब उसने अपने सिर पर रखा बर्तन देखने के लिए उतारा तब, मछलियां खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे मछलियों की तरह ही खाऊंगा, एक एक हड्डी निकाल दूंगा। कल्लू डर से कांपते हुए, अरे बाप रे। वो पूरा जोर लगा के भागा था, लेकिन उस खौफनाक पिशाच ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन में दांत लगा के सारा खून पी गया। उसके बाद तो किसी काम से शहर गए लोगों को रात हो जाती है तो वो शहर में ही किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। एक बार किशन काफी दिनों बाद जबलपुर से नौकरी से छुट्टी पर आने वाला था। पिता अर्जुन सिंह फोन पर, पहले ही बता दे रहा हूं, दिन में ही आना। रात हो जाए तो शहर में किसी धर्मशाला में रुक जाना। आजकल शाम होते ही पूरे गांव में नर पिशाच बेधड़क घूमता है और चौधरी के नौकर और कल्लू मछुआरे को तो मार ही चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई है, ठीक है? बाबू, आप इधर डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। किशन की ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे पास इतना रुपया है, अगर किसी धर्मशाला में रुकूंगा तो कोई चोरी कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने स्टेशन के टेलीफोन बूथ से गांव के सरपंच का नंबर लगाया, पर वो लगा ही नहीं। किशन भुनभुनाया, बाबू को कितनी बार कहा है कि घर पे फोन लगवा लो, इस बार मैं खुद ही लगवाऊंगा। वो बस से गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया था। वो अपना बैग हाथ में पकड़े चला जा रहा था। उसी समय पीछे उसे लगा कि कोई जानवर आ रहा है। वो थोड़ा बगल में ही हटकर खड़ा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज इसको मार कर ही दम लूंगा। किशन डर के मारे भागने लगा, पर उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पल भर में उसे दबोच लिया उसने और उसकी गर्दन में दांत लगाकर उसका खून पीकर उसके निढाल शरीर को वहीं छोड़कर चला गया। अरे किशन के बापू, सुबह हो गई है, किशन आने वाला ही होगा। जरा बस देखते रहना, मैं तब तक उसकी मनपसंद खीर बना दूं। अरे इतनी उतावली क्यों होती हो, घर ही आएगा ना। अभी उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि अरे बाबूजी, जल्दी आओ, गजब हो गया है। लगता है किशन भैया रात को ही आ गए थे, पर दरिंदे ने उसे मार दिया। सब भागे हुए गए तो उसका बैग एक तरफ पड़ा हुआ था और किशन मरा हुआ पगडंडी पर ही पड़ा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जैसे पहले दो लोगों की गर्दन पर दांतों के निशान थे, वैसे ही किशन की गर्दन पर भी नुकीले दांत के ही निशान थे। किशन की मां जवान बेटे की मौत से होश हवास हो बैठी। मेरे बेटे, तुम्हें मना किया था रात को मत आना, फिर भी तो नहीं माना।
राजपुर गांव की हवेली वाले ठाकुर साहब को जब यह खबर लगती है तो वो अर्जुन सिंह के पास उसका दुख बांटने आते हैं। धीरज रखो तुम, पुलिस खोजबीन कर रही है ना, पता तो चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब मैं नहीं बैठूंगा, बेटा चला ही गया है, अब जी कर क्या फायदा। कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी गांव वालों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जो भी मदद चाहिए बता देना, ठीक है। किशन का क्रियाक्रम निपटाकर वो ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब, आज रात को मैं कुछ लोगों के साथ पहरा दूंगा। मुझे आपका एक लठैत और एक पहलवान उसकी जरूरत होगी। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी बंदूक भी ले जाओ। ये लो। सब लोग रात को पहरे की तैयारी करने लगे। शाम होते ही सारे गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए लोग। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए। लगभग 9 बजे थे, तभी सबने सुना कि जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जानवर नहीं, नर पिशाच था। वो बहुत लंबा चौड़ा और सफेद लबादे में था। सबकी सांसें थम गई। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद गांव की तरफ चला गया। वो चिल्लाया, पूरे गांव से कोई निकलता ही नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं अपना बदला पूरे गांव से लूंगा। सभी लोग समझ गए कि ये नर पिशाच है। किसी तरह सुबह का सूरज निकलने तक सब पेड़ पर ही बैठे रहे। जब उतरे तब आप सबने देखा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं पास ही के गांव में एक मित्र गिरधारी लाल के पास जा रहा हूं। कल सुबह तक आऊंगा। मेरी घरवाली को बता देना। वो लेकिन इस पिशाच से छुटकारा कैसे मिलेगा? सभी लोग सतर्क रहें। और क्या कर सकते हैं? अर्जुन सिंह अपने मित्र गिरधारी लाल के यहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के बाहर जो कुटिया है, वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भूत पिशाच भगाए उन्होंने। वह तो रात को ही मिलेंगे। आज तुम यहीं आराम करो, रात में उन्हीं के पास चलेंगे। रात को दोनों कुटिया पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए भाई? इतनी रात को किस काम से आए हो? बाबा, हम उस पिशाच से मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जवान बेटे को उसने मेरे भी से मार दिया। आपका बहुत नाम सुना है। आपको अपने गांव वालों को सावधान करना होगा कि कल कोई घर से बाहर ना निकले। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। कागज की एक लिस्ट पकड़ाते हुए, ये कुछ सामान खरीद के रख लीजिएगा। दोनों वापस गिरधारी लाल के घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन सिंह गांव में वापस चले जाते हैं। अर्जुन सिंह घर पर आते ही पत्नी से, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। दूसरे दिन तांत्रिक सुबह सुबह ही आकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से जाप करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। इस पेड़ की जड़ के पास ही थोड़ा खुदाई करो, तो यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। अर्जुन सिंह खुदाई करते करते, बाबा ये देखिए, एक हड्डी का टुकड़ा है। बस बस मिल गया। तांत्रिक उस हड्डी को उठाकर उसके कमंडल में जल से धोकर एक काले रंग के धागे में बांध देते हैं। सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, वो आ गया। यही तो मैं चाहता था। मुझे क्यों बांधा है? तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते। कहा ना तुम? मैं चौधरी के यहाँ कितने परसों से ईमानदारी से काम करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव के कुछ लोगों की नजर मेरी बीवी पर थी। चौधरी का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था, परंतु गांव वालों ने मेरे खिलाफ चौधरी को इतना भड़काया कि उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और काम से निकाल दिया। मेरे पास घर भी नहीं था। मैं अपनी बीवी को लेकर इस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा।
गांव वालों ने मुझे धमकाया कि गांव छोड़कर चला जाऊं, पर मैं अपने आप को निर्दोष साबित किए कैसे जा सकता था। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी मौत हो गई। हमारी अधजली लाशों को इसी पेड़ के नीचे दबाया था इन बदमाशों ने। तुम सबकी जान ही ले लोगे तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस हड्डी को आग के हवाले करने जा ही रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। परंतु तांत्रिक ने बिना एक पल गवाए उस हड्डी को धीरे धीरे अग्नि के हवाले कर दिया। शाम को धुंधला घिराया था। अचानक एक बवंडर सा उठा और आकाश की तरफ चला गया। पूरा वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन सिंह, अब गांव वालों से कह दो कि बेखौफ घूम के निकल सकते हैं। दुष्ट आत्मा वो चली गई है। एक टाउन में टैक्सी ड्राइवर का बड़ा सा ग्रुप रहता था। अलग अलग स्टेट से लोग रोजी रोटी के लिए अपनी फैमिली और उनके भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। धीरे धीरे किसी संगठन से जुड़कर भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह जीवन यापन करते थे। एक बार सुदीप नाम का एक ड्राइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। मारपीट के बीच थाने जाने की नौबत आ गई। तभी हरीश सामने आया और बात को संभाल कर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। मैं तो नया नया आया हूँ भाई, मुझे तो यहाँ का तौर तरीका कुछ नहीं पता। आपने मुझे बचा लिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं। अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत हो तो अक्सर कहना। इस प्रदेश में हम सभी एक दूसरे का परिवार हैं। तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे से मिल लेते थे और अगर नहीं मिल पाते तो फोन पर ही बात करते थे। एक बार हरीश इतना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाया। एक रात पैसेंजर को उसके घर छोड़कर लौटने लगा तो दोस्त सुदीप की याद आई। सोचा बहुत दिन हो गए, बात कर लेता हूँ। इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। फैमिली तो है नहीं, दोस्त के पास ही चलते, साथ में बढ़िया खाना खाएंगे और रात में बातें करते करते सो जाएंगे। सुदीप कहाँ हो? अरे हरीश भाई, मैं घर पर ही हूँ। ऐसा लग रहा है जमाने के बाद तुमसे बात हो रही है। हाँ, एक काम करो, आपकी दरी आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ। वो मेला लगा हुआ है ना, खूब पैसेंजर मिल रहे थे। आमदनी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप हो कहाँ? कितनी देर लगेगी आने में? क्या क्या खाओगे बता दो, आपकी पसंद का ही बना के रखूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, रुक जा। पुरानी हवेली वाली पहाड़े के रास्ते पर हो, 1 घंटा लग जाएगा बस। अरे आप इतनी रात को उस रास्ते पे कैसे चले गए भाई? है तो इतना परेशान क्यों रहे हो? क्या है इस रास्ते पे? अरे पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। दिन में तो कोई बात नहीं है यार, दिन में तो काफी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हवेली के पर्यटकों की वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है। रात में सुनसान रास्ता होता है भैया, बड़ी खतरनाक है। कैसे बताऊँ आपको? सेफ आ जाओ आप। बोल दो भाई, इतने परेशान क्यों रहे हो? बात क्या है? भैया आपको नहीं पता, दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर भगो वहां से। उस रास्ते पे 2 सिर वाली चुड़ैल रहती है, इतने लोगों को मार चुकी है। जिन लोगों को पता है ना, वो लोग रात में रास्ते पे आना जाना बंद ही कर चुकी है। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लो, है? तुम बस खाना बनाओ और सही सलामत तुम्हारे पास अभी आ 1 घंटे। हरीश फोन रखकर सोचता है कि क्या सचमुच भूत या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक महिला उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ गई आप? कुछ हो जाता तो? माफ करना भैया, कुछ हुआ नहीं ना, अब चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा खोलकर सुकून से बैठ जाती है। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गई? आप प्लीज उतर जाइए। प्लीज भैया, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है।
लेकिन पहले ही काफी देर हो गई है और रात भी। फिर वो महिला आंखें बंद कर लेती है, सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। मैडम आप उतर जाइए। पर वो महिला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अब हरीश को डर लगने लगता है, पसीने आने लगते हैं। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो गाड़ी तेज स्पीड से भगाता है। कुछ दूरी के बाद रोड के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने हाथ दिया। कहां तक जा रहा है? एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अगली सीट पर बिठा लेता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो मिला। ये महाशय सही वक्त पर आ गए, नहीं तो डर के मारे मेरी तो जान ही निकल जाती। वो बुजुर्ग बार बार उस औरत को देख ही रहे थे। उसे देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। हरीश से पूछते हैं, ये ड्राइवर, ये औरत कौन है? सर, जब से गाड़ी में बैठी है तब से आंखें बंद किए हुए मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तो उतर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई है। 1 मिनट तुम गाड़ी रोको, मैं बात करता हूँ। उस औरत से हरीश को डर तो लग ही रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। वो शख्स गेट खोलकर पिछली सीट पर महिला के साथ ही बैठ जाता है और महिला के कान में कुछ कहता है। वो महिला जो आंखें बंद किए हुई थी, चौंक कर अचानक आंखें खोलती है, लगभग चिल्लाते हुए, भैया रोक दो गाड़ी, मैं यहीं उतर जाऊंगी जहाँ मेरा ड्राइवर आ जाएगा। पक्का मैडम, उतार दूं यहीं? हाँ भैया, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे यहीं उतार दो। ये सुनकर हरीश ने गाड़ी रोक दी और वो औरत उतरकर वहां से चली गई। सर, आपने ऐसा क्या कह दिया मैडम से? वो इस तरह हड़बड़ा गई और उतर ही गई कि मैंने पहले भी उतरने के लिए कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। उस अंधेरी रात में हरीश के लिए सन्नाटा भयभीत करने वाला था। सर, आप चुप क्यों गए? ऐसा क्या आपने मैडम को कह दिया था, बताइए ना। ऐसा कहते हुए हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। तुम चली जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगी, तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी। और उसका मन तक दोनों चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और फिर उस बुजुर्ग की शक्ल बदलने लगी। उसके दांत राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जाते हैं। उसके लंबे नाखून थे, हाथ खून से सने हुए थे। पहले एक विकृत चेहरा बना, फिर तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा, और दोनों के सिर पर बाल पहले से ज्यादा बड़े हो गए। सचमुच 2 सिर वाली चुड़ैल हरीश के सामने आ गई। हरीश की खिड़की बन गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो चुड़ैल उड़कर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती है। उसके आगे आते ही गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। जब से मैंने एक लड़की पर दया करके उसे छोड़ दिया, तब से मुझे एक भी दिन का शिकार नहीं मिला। उसी ने जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल है क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जीभ लपलपा रही थी। हरीश को ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी मानो कब से उसने कोई हष्ट पुष्ट इंसान न खाया हो और उसे निगलने के लिए आतुर हो रही थी। देखो, इस जंगल में बहुत से जानवर है, थोड़े खा लो, कहो तो मैं पकड़ के ला देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती और इससे इंसानों में मेरा डर भी नहीं रहता। ये मेरा इलाका है, यहाँ जो आएगा वो मेरा शिकार जो बनेगा।
ऐसा कहते हुए चुड़ैल हरीश को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है। बोनट पर पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत गढ़ा देती है। और अब मांस खाने और खून पीने का तो बहुत ही भयावह दृश्य सामने था। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। सुबह जब गाड़ियां आने जाने लगी तब सुदीप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां सिर्फ कुछ हड्डियां ही पड़ी थी, जहां तहां खून के दाग और निशान। गाड़ी से हरीश का लाइसेंस मिल गया था। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया। भाई जब पहले से पता है कि इस एरिया में नहीं आना है, फिर भी हीरो बनने के लिए पता नहीं क्यों चले आते लोग। लोगों की भलाई के लिए पुलिस ने उस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया।